सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक नई कहानी, नया किस्सा लेके आपके सामने। पिछले कुछ दिनों से आपकी तरफ से एक बहुत बड़ी फरमाइश आ रही थी कि कोई ऐसी जानकारी जो उन दिनों में बहुत बड़ा एक इंसान था, एक अंडरवर्ल्ड का सरगना था जिसने दाऊद इब्राहिम से सीधी टक्कर ली और अंत में उसको अपनी जान से जाना पड़ा। लेकिन जब तक ज़िंदा रहा वो दाऊद को खुले आम चैलेंज करता रहा। उस आदमी का नाम था हुसैन वस्त्रा। वस्त्रा एक्चुअली उस्त्रा को कहते हैं महाराष्ट्र में, और ये एक बिगड़ा हुआ लफ्ज़ है उस्त्रा का। उस्त्रा आपको मालूम है कि शेव करने के लिए, बाल वाल काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उस ज़माने में अंडरवर्ल्ड में उस्त्रे का इस्तेमाल गला काटने के लिए भी किया जाता था, आदमी को मारने के लिए भी किया जाता था। और उसमें उस्त्रा कैसे चलाना है इसकी महारत हासिल थी इस हुसैन नाम के शख्स को, जिसकी वजह से उसका नाम हुसैन उस्त्रा या हुसैन वस्त्रा पड़ गया। हुसैन वस्त्रा की एक बड़ी अजीब कहानी है जो अंडरवर्ल्ड के खातों में बहुत मशहूर है कि ये नाम उसका एक्चुअली पड़ा कैसे। उस्त्रा तो बहुत से बदमाश रखते थे उस ज़माने में, ये अकेला तो नहीं था। जैसे कुछ लोग चाकू छुरा रखते थे, चाकूबाज, छुरेबाज, तलवारबाज। एक सलीम तलवार था जो तलवार चलाने में बहुत महारत रखता था। तो इसका नाम अकेले का ही वस्त्रा या उस्त्रा क्यों पड़ा, उसके पीछे कहते हैं कहानी ये है कि एक बार इसने अपने अंडरवर्ल्ड के शुरुआती दिनों में एक शख्स का कत्ल किया, और उसको जिस तरीके से काटा गया था, जब मारा गया था, वो ऐसा था जिसको देख के जब उस शख्स का पोस्टमार्टम हुआ तो वो जो कॉर्नर्स कोर्ट में जो डॉक्टर थे वो भी उस जख्म को देख के हैरान थे। मतलब गर्दन से लेके सीधा छाती से पेट के नीचे तक एक ऐसा कट था जो डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ एक क्वालिफाइड सर्जन ही इस किस्म का कट कर सकते हैं। आम आदमी इतनी बारीकी से इतना सीधा कट कभी नहीं कर सकता है, अनलेस कि उसको कोई और मदद मिली हो या कुछ इक्विपमेंट उसके पास ऐसा हो, क्योंकि जिस आदमी को मारा जाता है वो आदमी हिलता भी है तो कट कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। लेकिन इस शख्स ने इतनी प्रिसाइजन से वो वार किया था, कट किया था आदमी को, जिसके बचने का कोई चांस नहीं था। अगर टांके भी लगते तो सैकड़ों लगने पड़ते थे उसको बचाने के लिए। लेकिन इसके पहले कि वो शख्स का कोई इलाज हो सकता, उसको काटा इस तरीके से गया था कि वो बच नहीं सका। और वो उसकी ये बात से उस दिन से हुसैन का नाम मशहूर हो गया, हुसैन वस्त्रा के नाम से। शुरू से ही ये आदमी बचपन से दाऊद इब्राहिम को जानता था, उसके भाइयों को जानता था। दूसरी तरफ उस इलाके के जो पठान गैंग था डोगरी का, उसके सब लोगों को जानता था। सबके साथ इसका उठना बैठना था, बहुत फुर्तीला था। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली हुई थी, जूडो, कराटे, दंड बैठक, दौड़, भागना सुबह शाम, मतलब इस किस्म का फिज़िकल फिटनेस फरीक था। वेट लिफ्टिंग भी करता था। तो कई कुछ उसके साथ ये बातें जुड़ी हुई थी कि वो शख्स इतना फुर्तीला, इतना अलर्ट हमेशा रहता था कि उसको घेरना, पकड़ना, मारना बहुत मुश्किल गिना जाता था। पाईदूनी में उसने अपने घर में एक बेसमेंट में, घर की बेसमेंट में एक बहुत बड़ा जिम नमा की चीज़ बनाई हुई थी, और उसी में उसने एक प्रैक्टिस हॉल भी बनाया हुआ था जहाँ पे गोलियां चलाने की प्रैक्टिस दी जाती थी, निशाना लगाने की, हथियारों के इस्तेमाल की, और फिज़िकल कम्बैट, जो कम्बैट होता है 1 to 1, हैंड टू हैंड कम्बैट, लड़ाई जिसको हम बोलते हैं। जैसे फौजी मैदान जंग में अगर उनकी गोलियां ख़त्म हो जाएं तो हाथ से कैसे लड़ाई करनी है,
बिना गोलियों के दुश्मन को कैसे मारना पकड़ना है, उस किस्म की ट्रेनिंग के लिए ये आदमी माहिर गिना जाता था। और वो पूरी फैसिलिटी इसने अपने घर में बना के रखी थी। बेसिक काम उसका स्मगलिंग का माल जो था उसकी खबरी करना, कस्टम को हवाले का जो पैसा इधर से उधर होता था अंडरवर्ल्ड का, उसकी इन्फॉर्मेशन देना DRI को या इनकम टैक्स को। इसी तरह सोने की तस्करी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तस्करी, या जो ड्रग सिंडिकेट्स काम करती थी उस ज़माने में, उनकी इन्फॉर्मेशन देना डिपार्टमेंट्स को, NCB को और दूसरे डिपार्टमेंट्स को, बम्बई पुलिस को। तो इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा साधन भी उन दिनों में बन गया था। क्योंकि 91-92 के बाद जो भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि जो आदमी कॉन्ट्राबैंड सीज करने में हमारी मदद करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, तो उसका 20% कैश रिवार्ड जो है वो शख्स को और उस टीम को दिया जाएगा जो उस चीज़ को सीज करने का काम करती है, उस कॉन्ट्राबैंड या स्मगल्ड गुड्स को पकड़ने का काम करती है। तो वो ऐसा दौर था, एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था ऑफिसर्स के लिए और खबरियों के लिए। यहाँ कुछ प्रोफेशनल लोग भी होते थे जिनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बहुत जानकारी हुआ करती थी। कैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो वाइट कॉलर स्मगलर भी कहे जाते हैं, वो कैसे कानून को तोड़ मरोड़ के ऐसी चीज़ें लीगली मंगवाते हैं जो नहीं मंगवाई जानी चाहिए, जहाँ अंडर वैल्यूएशन करके, जहाँ अंडर इनवॉइसिंग करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो या ओवर इनवॉइसिंग करके बाहर भेजते हैं। कुछ इस किस्म के सब चक्कर की नॉलेज जो है वो हुसैन रोस्तरा को थी। और वो ऐसे लोगों के अंदर की जानकारी निकाल के उसकी खबर सरकारी अफसरों को किया करता था। बहुत से सरकारी अफसर उसके टच में थे। बड़े बड़े एंटी स्मगलिंग एक्सपर्ट जो थे उस ज़माने के, वो भले दयाशंकर हो या LD अरोरा हो या दो पोड़े हों या इस किस्म के और ऑफिसर, सोमनाथ आपा के टच में भी था। तो इसी तरह पुलिस के ऑफिसर, बड़े बड़े पुलिस कमिश्नर रैंक के ऑफिसर के साथ उसकी डायरेक्ट जान पहचान थी, क्योंकि बड़े बड़े काम किए थे। उसने आर्म्स एंड एम्यूनिशन के सीजर भी करवाए। अहमदाबाद से एक बार एक बड़ी कंसाइनमेंट आ रही थी, वो पकड़वाई। तो इस तरीके से, लेकिन टारगेट उसका सबसे ज़्यादा दाऊद इब्राहिम का गैंग रहा करता था। दाऊद का स्मगलिंग का सामान पकड़ाना, दाऊद के हवाले के पैसे को पकड़वाना, दाऊद के हथियारों को पकड़वाना, और दाऊद के बंदे जो वांटेड होते थे पुलिस में, उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के वो पुलिस वालों को बताना। तो ये पूरा ओपनली दाऊद इब्राहिम को चैलेंज करता रहा बहुत साल। अंदर की दुश्मनी क्या थी वो तो किसी को पता नहीं, ना उसने कभी बताई ना दाऊद ने बताई, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर थी जिसकी वजह से इनमें बड़ी तगड़ी किस्म की, कट्टर किस्म की एक दुश्मनी चल रही थी, जिसको बम्बई की भाषा में 36 का आंकड़ा भी कहते हैं। तो उन्हीं दिनों में, आपको याद होगा, हमने पिछले दिनों में एक एपिसोड बनाया था सपना दीदी के ऊपर। ये वही शख्स है जिसने सपना दीदी को जब वो दाऊद के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही थी उसको पनाह दी। इसने सपना दीदी को ट्रेनिंग दी, उसको ट्रेन किया और उसको दाऊद से बदला लेने की पूरी मदद की, उसको हथियार मंगवाने में मदद की, उसको नेपाल तक भेजा जहाँ से हथियार आने थे। और इसकी दी हुई खबरों पे सपना दीदी ने भी आगे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके पुलिस से और दूसरी एजेंसीज के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए थे। अपने हस्बैंड महमूद कालिया क्या जो मर्डर एयरपोर्ट पे हुआ था एनकाउंटर के थ्रू, उसका बदला लेने के लिए। तो ये वही शख्स है हुसैन रोस्तरा जिसने दाऊद की परवाह ना करते हुए सपना दीदी को ट्रेन किया दाऊद को मारने के लिए। वो एक औरत का बदला था। उसने बहुत साल मेहनत की इस बात पे कि दाऊद को कैसे मारा जाए। वो शारजा जाके रैकी भी करके आई उस स्टेडियम की जहाँ पे क्रिकेट के मैच होने थे,
और दाऊद ने एक बॉक्स में बैठ के मैच देख लेते। खैर ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आने वाले दिनों में फिर एक सपना दीदी का एक और एपिसोड बनाने की सोच रहे हैं, उसमें भी कुछ बातें आएंगी। तो ये हुसैन उस्तरा वही शख्स है जो सालों से दाऊद इब्राहिम से हिसाब चुकता कर रहा था और काफ़ी कोशिशों के बावजूद हुसैन उस्तरा दाऊद की पकड़ से बाहर रहने में कामयाब हुआ। ये करते करते हुसैन का एक क्लोज नेट सर्कल था जिसमें 6-7 आदमी काफ़ी प्रोमिनेंट थे, जिनमें से इसका खास जोड़ीदार था शफी तूफ़ानी। उसी तरह इसकी कुछ लोगों से एक सैदुल्ला करके वहाँ पे था, एक सैदुल्ला का असिस्टेंट था खान, उसका पहला नाम भूल गया मैं अभी, वो था। एक अकबर लाला इसका दोस्त हुआ करता था, वो काफ़ी साल पहले तो मेरे टच में रहा, अभी 10-12 साल से पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये लोग सारे मिल के इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते थे, उसको फिर फिल्टर करते थे कितनी बात सही है कितनी गलत है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन दे के माल पकड़वा के जो रिवार्ड मनी मिलती थी उस ज़माने में लाखों की होती थी। तो अगर आपने 1 करोड़ का सोना पकड़वा दिया तो 20 लाख रुपया जो मिलता था वो ऑफिसर्स में और खबरी में डिस्ट्रीब्यूट करके कोई 10-12 लाख जो है वो खबरी को मिल जाता था। बाकी रैंक और लिमिट के हिसाब से सरकारी अफसरों को मिलता था और रिवार्ड वो असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे तक के ऑफिसर को मिलता था। डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर वगैरह ऊपर के ऑफिसर्स को वो रिवार्ड नहीं मिलता था। कैश इंसेंटिव जो था वो असिस्टेंट कमिश्नर और उसके नीचे के अफसरों को ही मिलता था। उसमें भी एक लिमिट थी कि कितने तक का पैसा एक ऑफिसर को कितने अमाउंट तक का दिया जा सकता है। तो खैर इन्होंने लाखों करोड़ों रुपये वो माल पकड़वा के कमाए और उसके अलावा ये अपने भी छोटे मोटे काम सेटलमेंट का, कुछ बिल्डिंग्स का, कुछ बीएमसी में मिल गला के काम करवाना, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ सेटलमेंट करवानी, कुछ दूसरे गैंगस्टर के साथ मिल के लोगों का काम करवाना, उसमें और भी अपना ये लोग कमाते रहते थे और इनका बना के सबके साथ रखते थे। क्यों खबरी की एक खूबसूरती ये होती है कि वो हर किस्म के शख्स के साथ रिलेशन बना के रखता है। इसी तरह जो हुसैन उस्तरा था उसकी करीम लाला के एक साला थे ईदू लाला, उनके साथ भी बहुत बनती थी। मैं 2-3 बार ईदू लाला का जो अड्डा था शराब का उसके पास एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं ईदू लाला को कई बार मिलने जाया करता था उस इलाके की कुछ खबरें निकालने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो वहाँ पे 2-3 बार मेरी हुसैन उस्तरा से मुलाकात भी हुई। अकबर लाला भी वहीं पे 1-2 बार मिला। तो आपको याद होगा किसी एक एपिसोड में मैंने बताया था जब मुंबई के दारू वालों ने जिनका मैंने बहुत बड़ा एक्सपोज किया था, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी और प्लानिंग कर रहे थे कि बलजीत परमार को गाड़ी के नीचे दे के मार देंगे। तो ये बात ईदू लाला के पास पहुंची। उसने वो उन लोगों को जो मीटिंग करके ये प्लानिंग कर रहे थे वहाँ पे ईदू लाला ने सबको गालियाँ निकाली और सबको धमकी दिया कि अगर बलजीत परमार को कुछ हो गया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो ईदू लाला से मेरी थोड़ी बनती थी, वो शरीफ आदमी था, न दारू वारू पीता नहीं था, जुआ खेलता नहीं था और करीम लाला का सहारा था, इसलिए लोग उससे डरते भी थे। तो खैर वो ईदू लाला से मेरी एक पुरानी मित्रता थी। उसने वो लोगों को जब धमकाया तो उसके बाद उन लोगों ने कभी मेरे से पंगा नहीं लिया। बाद में पहले धमकियाँ देते थे, बाद में सब बंद हो गया और किसी ने हमला करने की हिम्मत नहीं की। तो ये ईदू लाला का करैक्टर था। ईदू लाला कोई खबरी नहीं था, कोई किसी का लेना, अपने दारू का अड्डे चलाता था, अपनी कमाई करता था, डायरेक्ट वो डील करता था पुलिस वालों से। लेकिन हुसैन उस्तरा, शफी तूफ़ानी, सैदुल्ला खान, ये लोग सब लोग पुलिस वालों से मिल के कुछ आरोपी को छुड़ा भी लेना, कुछ वांटेड लोगों को पेश करवा के उनको निकाल लेना। तो इसी तरह कुछ और भी केसेस हुए। बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे भी 1-2 लोगों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था, उनको भी इन लोगों ने बीच में पड़ के छुड़वाया, जिनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उनको। एक आदमी को तो सरकारी गवाह बना दिया था,
बेल करवा के उसको पुलिस सिक्योरिटी भी मिली बाद में। तो ऐसे काम भी करते थे कि ये खबरियों की एक अपनी दुनिया, एक अपना संसार, एक अपना वर्ल्ड होता है, जो कभी तफसील से मैंने एक एपिसोड बनाया था सलीम खबरी के ऊपर, आपको याद होगा, बहुत पसंद किया था आपने बहुत। तो 1 लाख से ऊपर वो उसकी व्यूअरशिप अब हो गई है सलीम खबरी की। तो उसी किस्म से सलीम हुसैन उस्तरा इतना बड़ा आदमी बन गया कि एक दिन जब इतने बड़े बड़े केसेस और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ, बॉम्बे में राइट्स भी हुए, उसके बाद जो दाऊद की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी उसको और कमज़ोर करने के लिए जो हुसैन उस्तरा काम कर रहा था, उसको निपटाने के लिए दाऊद डी कंपनी ने, दाऊद इब्राहिम ने ये फ़ैसला किया कि इस आदमी को रास्ते से हटाना ज़रूरी है, नहीं तो ये और बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। और दूसरा ये भी था कि उन दिनों में ब्लास्ट के बाद हुसैन उस्तरा ने छोटा राजन से हाथ मिलाना भी शुरू कर दिया था। छोटा राजन से कुछ खबरें, कुछ छोटा राजन बहुत साल दाऊद के साथ रह के आया था दुबई में, तो कुछ अंदर की बातें छोटा राजन के लोगों से निकाल के वो भी सरकार दरबार में पहुँचाई जाती थी। तो जैसे होता है अंडरवर्ल्ड में, एक गैंग के लोग दूसरे गैंग की खबरी करते हैं, दूसरे के तीसरे की करते हैं, वो अपने लिंक का अपना रुतबा बनाए रखने के लिए वो दूसरे की टांग जरूर खींचते हैं और पंगे भी लेते हैं। तो इस तरह से इनकी दुश्मनी बढ़ती बढ़ती गई और एक अंत में वो दिन आता है 98 में जब हुसैन उस्तरा पे अटैक किया जाता है। अटैक की प्लानिंग की जाती है कि उसके एरिया में, पाईदुनी में, जहाँ पे वो किसी की परवाह नहीं करता था, उसके पास कुछ मध्य प्रदेश से आके कुछ लोग ट्रेनिंग लेने आते थे, कुछ हथियार लेके आते थे, कुछ नेपाल से भी हथियार लेके आते थे जो उस तरह आगे सप्लाई किया करता था, बेचा करता था अंडरवर्ल्ड को। तो वो लड़के वहाँ थे, वहाँ पे हथियार भी होते थे। तो प्लानिंग ये बनाई गई कि किसी तरह हुसैन उस्तरा को उसके गढ़ से निकाला जाए, पाईदुनी से निकाल के कहीं बाहर बुलाया जाए, उस एरिया में जहाँ पे उसके बंदे नहीं हो, जहाँ पे उसको कोई पहचानता नहीं हो, कोई आदमी उसकी मदद करने वाला नहीं हो। तो इस किस्म की जगह जब चुनी गई तो वो स्पॉट जो था वो तय किया गया इसकी रैकी करते करते कि इसकी एक गर्लफ्रेंड मशहूका इसकी एक वो अगरीपाड़ा एरिया में रहती थी। वहाँ पे एक झूला मैदान है, झूला मैदान के साथ एक एरिया है काला पानी। उसको काला पानी क्यों कहते हैं, मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन किसी के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जो शेयर की जा सकती। ये वही इलाका है जिसका जिक्र हमने सादिक कालिया की वाले एपिसोड में किया था। सादिक कालिया उसी एरिया का रहने वाला था, झूला मैदान के पास उसका भी घर था, काला पानी पे वो भी उसने भी एक दो कांड किए थे। तो ये वो इलाका अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन की बैक साइड में 12 चाल के साथ झूला मैदान, साथ में काला पानी, वो गार्डन है छोटा सा है। तो वहाँ पे एक अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाया करता था। तो वहाँ पे फील्डिंग लगा के रखी तो बहुत दिन ये आया नहीं। तो कहा जाता है कि छोटा शकील ने जो अपने आदमियों की टीम बनाई थी उनको रेडी रखा और वो लोग वो ढूंढे उसको मारने के लिए जो उस इलाके से पूरी तरह वाकिफ़ थे। इसीलिए आरिफ कालिया, सादिक कालिया का छोटा भाई, जिसका किस्सा हमने 4-5 दिन पहले आपको सुनाया, आरिफ कालिया का किस्सा बहुत पसंद किया आपने। तो आरिफ कालिया को इन्वॉल्व किया गया, राशिद मलबारी को साथ में मिलाया गया। वही रशीद मलबारी जो छोटा राजन का बहुत बड़ा दुश्मन था, बैंकॉक तक उसको मारने गया था। तो वही रशीद मलबारी और आरिफ कालिया, इनकी ड्यूटी लगाई गई कि आप दोनों ने और 2 आदमी और भी साथ में दिए थे बैकअप के लिए। तो उस लड़की को छोटा शकील के लोगों ने अपने विश्वास में लिया, उसको डराया धमकाया या लालच दिया या किसी और के थ्रू से खबर निकाली कि फाइनली ये इंश्योर करने के लिए कि एक दिन कभी ये
हुसैन उस्तरा उसको मिलने कब और कितने बजे और कब किस दिन आएगा। तो वो खबर पक्की होने के बाद, वो ऐसे तो पक्की खबर हो नहीं सकती जब तक आपको अंदर की खबर ना हो, तो कहा जाता है कि उस गर्लफ्रेंड ने ही उस्तरा को धोखा दिया, नहीं तो ये आदमी इतनी दूर इमरजेंसी में वहाँ मिलने नहीं जाता था। तो उसका फ़ोन आने के बाद लड़की का कि मैं तुम्हारी इंतज़ार कर रही हूँ, और ये आदमी अपनी गाड़ी लेके पाई दूनी से ये आदमी ड्राइव डाउन करके बाईखला क्रॉस करके मदनपुरा क्रॉस करके अगरीपाड़ा इलाके में जाता है YMCA के पास, और वहाँ पे वो लड़की इसकी जहाँ इंतज़ार कर रही होती है काला पानी, वहाँ पे जब गाड़ी रोकता है तो आरिफ कालिया और रशीद मलबारी इसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। ब्लैक कलर का मोटरसाइकिल लेके गए हुए थे और उसको मार के वहाँ से गुल हो जाते हैं। तो ये आदमी जिसको पाई दूनी में जिसकी तरफ देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी, उसको अगरीपाड़ा में मीलों दूर वहाँ से बुला के उसको ढेर किया गया। और वो शख्स जो एक ज़माने में बड़े बड़े अफसरों के साथ बैठता था, एजेंसीज़ के सुइयों के साथ बैठता था, बड़े बड़े लोगों के साथ उसके रिश्ते थे, जब उसको मारा अकेला तो उसकी लाश को संभालने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, ये कहानी थी उस आदमी थी जिसने सपना दीदी के थ्रू या और लोगों के थ्रू दाऊद के साथ टक्कर लेने की कोशिश की, और एक दिन वो अगरीपाड़ा में मौत के घाट उतार दिया गया। आज का किस्सा यहीं तक। आने वाले दिनों में आपको बताएंगे इसका एक और जो खास इनका इनर सर्कल में शख्स था, उसका नाम था फारूक बटाटा वाला। वो कस्टम का ऑफिसर था। अगले दिनों में हम आपको सुनाएंगे फारूक बटाटा वाला, शफी तूफ़ानी और सैदुल्लाह की कहानी। तब तक के लिए इंतज़ार कर कीजिए। आपका इस कड़ी में जो उस इलाका है पूरा पाई दूनी, भिंडी बाज़ार, उस एरिए के कुछ और लोगों के किस्से भी सुनाएंगे, भोरा बाज़ार के। और तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। आपका सबका शुक्रिया, धन्यवाद।